अगर आप मेडिकल फील्ड में एक ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें कम समय में स्किल सीख करके हॉस्पिटल में नौकरी करने का मौका मिले तो डायलिसिस टेक्नीशियन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इस कोर्स को करने से पहले ये बेहद ज़रूरी है जानना कि डायलिसिस टेक्नीशियन आखिर होता क्या है। इसके लिए योग्यता कौन सी चाहिए, कोर्स कितने साल में कंप्लीट होता है, एडमिशन कैसे मिलता है, फीस कितनी होती और नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है और भविष्य में इसका स्कोप कैसा है। आज के इस वीडियो में हम डायलिसिस टेक्नीशियन बनने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर के नौकरी तक आसान भाषा में समझेंगे, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में इस करियर को लेकर जो सवाल हैं वो बिल्कुल भी बाकी ना रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन क्या है, कौन होते हैं और कहाँ पर काम करते हैं। तो समझिए, डायलिसिस टेक्नीशियन एक जॉब प्रोफाइल है और ये जो जॉब प्रोफाइल है नेफ्रोलॉजी और रीनल केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और टेक्नीशियन नाम लग जाता है इसमें, जब जहाँ पर टेक्नीशियन जुड़ जाता है समझो वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो डायलिसिस मशीन होती है उसको चलाना, सही से ऑपरेट करना, पेशेंट को रेडी रखना, इसके अलावा जब डायलिसिस की प्रक्रिया हो रही होती है उसको मॉनिटर करना, कुछ गड़बड़ ना हो वो ध्यान रखना। अगर कोई डेंजर साइन दिखता है तो फिर जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर डायलिसिस मशीन वाले, डायलिसिस प्रक्रिया वाले, उनको बताते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सपोर्ट देना। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो भी ये देखते हैं। तो कुल मिलाकर के डायलिसिस की प्रक्रिया सही से हो जाए, डायलिसिस का ट्रीटमेंट हो जाए, ये इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और ये जो जॉब है ये अलाइड हेल्थ केयर कैटेगरी की जॉब होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि डायलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है, समझिएगा डिटेल से। देखिए, डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ना, ये कब करानी होती है उससे पहले समझना होगा कि ये दिक्कत होती क्यों है। देखिए, जब हमारी एक हेल्दी किडनी होती है, एक स्वस्थ किडनी होती है, तो होता क्या है, वो किडनी हमारे शरीर का जो ब्लड है, जो रक्त है, उसको फिल्टर करती है। इसके अलावा उसमें से जो यूरिया होता है उसको रिमूव करती है, मतलब जो एक्स्ट्रा यूरिया उसको निकाल देती है, और जो क्रेटिनाइन होता है उसको निकाल देता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल देता है। और कुल मिलाकर के जो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंटेन करता है कौन, किडनी। और जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, जो तरल होता है, उसको मेंटेन करता है। बट जब हमारी किडनी का फेलियर हो जाता है, मतलब किडनी काम करना बंद कर देती है, अपना काम सही से नहीं करती है, तो ऐसे में व्यक्ति जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। जिस तरीके से पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसी तरीके से किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब डायलिसिस मशीन के द्वारा व्यक्ति का जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं, फिर बॉडी में भेज देते हैं। देखो, डायलिसिस मशीन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, समझिए। देखिए, जो डायलिसिस मशीन है ना, उसमें देख पा रहे हो एक होती है, एक जो पाइप है ना, एक नली व्यक्ति के शरीर से जुड़ी होती है, उसमें से ब्लड जाता है मशीन में, और दूसरी मशीन से व्यक्ति के शरीर से। ठीक है, तो क्या होता है, बातें मशीन फिल्टर करके उस शुद्ध ब्लड को, प्योर ब्लड को व्यक्ति के शरीर में भेज देती है। तो ये मतलब बीच का जो काम है वो मशीन करती है, जहाँ पर पहले किडनी करती थी। तो ये जो डायलिसिस मशीन होती है इसको ऑपरेट करना, पेशेंट को रेडी रखना और कोई दिक्कत ना हो सब कुछ मॉनिटर करना, ये काम होता है डायलिसिस टेक्नीशियन का। ठीक है, देखिए, अगर किडनी फेलियर होता है तो क्या होता है भैया, जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के, जो निकाले जाते हैं, जो किडनी निकालती है, उनको नहीं निकाल पाती, वो अंदर रह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है भैया, फ्लूइड रिटेंशन, हाई पोटेशियम हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और भैया जान जाने का भी खतरा रह सकता है अगर डायलिसिस ये जो किडनी फेलियर होता है तो। ठीक है, इसके लिए ये जो डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस की प्रक्रिया लाइफ सेविंग मानी जाती है। और ये जो प्रोफेशनल होते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये भैया लाइफ सेविंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहलाते हैं। ठीक है, चले तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो काम है कहाँ पर होता है, तो देखो, ये जो डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायलिसिस सेंटर्स, इसके अलावा जो किडनी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो मेडिकल कॉलेजेज होते हैं वहाँ पर काम करते हैं। देखो, समझो, जहाँ पर नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर डायलिसिस वाले मशीन रखी है, ठीक है, वहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन की डिमांड है। अब भैया सवाल ये आता है कि ये करियर ग्रो करेगा या नहीं। देखिए, समय के साथ किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, बिकॉज इसका रीज़न है लाइफ स्टाइल। जब हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है, खाना पीना रहना है ना, जब हम बॉडी पर ध्यान नहीं देकर अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इस पर से ध्यान हट जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। और इसमें हमारे पूर्व कर्मों का भी योगदान होता है कि अगर बीमारी होनी है तो उसका भी योगदान होता है। मतलब हमें देखो, जानबूझ करके लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमेशा नहीं करते, जो मैक्सिमम मरीज़ हैं कि सब उन्होंने लापरवाही की है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमारे पिछले कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। चलिए, उस पर हम बात नहीं करते हैं। देखिए, जो डिसीज़ है ना, ये ग्रो होती है तो क्या होता है भैया, हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं, किडनी केयर सेंटर्स बढ़ते हैं, ऐसे में जो डायलिसिस टेक्नीशियन है उनकी डिमांड बढ़ती है। चलिए,
अब बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बने। तो 12th के बाद आप बन सकते हो। 12th के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th अगर आपने किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया है, देन आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है इस पर हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर चैनल पर वीडियोज़ के सेक्शन में जाकर के आप देख लेना, ठीक है। देखो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कम से कम एज आपकी 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो, 17 से कम ना हो। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो इधर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज है ना, जनरली जो मेडिकल कोर्सेज है उनमें काउंट की जाती है 31 दिसंबर 2000 से। मतलब कि समझो, देखो 31 दिसंबर 2027 में एडमिशन ले रहे हो तो 31 दिसंबर 2027 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरीके से 28 में ले रहे हो तो उस तक, है ना, कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या करियर का रोड मैप रहता है। तो देखिए, 12th साइंस के बाद आप डिप्लोमा या फिर बीएससी कर लोगे डायलिसिस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद क्या होता है भैया, इंटर्नशिप करनी होती है। देन आप डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम कर सकते हो। प्रमोशन से जो स्पेशलिस्ट पोस्ट होते हैं उन पर आप जा सकते हो, सीनियर लेवल पर जा सकते हो। देखिए, जो डिप्लोमा है 2 से 2.5 साल का होता है, जबकि जो बीएससी है ये 4 साल में कंप्लीट होती है डायलिसिस टेक्नोलॉजी वाली। 3 साल का आपका एकेडमिक रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। टोटल 4 साल लग जाते हैं। और डिप्लोमा में 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, इसमें जल्दी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपको बेटर ग्रोथ चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, सीनियर प्रोफाइल्स चाहिए, जॉब प्रोफाइल्स चाहिए, उन पर काम करना है, बड़ी पोस्ट, देन आप बीएससी करो। उसके बाद एमएससी भी आप कर सकते हो। देखो, डिप्लोमा का फ़ायदा ये कि भैया फीस कम लगती है, कम खर्चे में निपट जाता है, बट उसमें टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी आपको मिलता है, वो भी बढ़िया मिलता है, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले ज़रूर पता करना कि जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। एडमिशन लेने से पहले आप ये ज़रूर पता कीजिएगा कि उससे हॉस्पिटल अटैचमेंट है कि नहीं। अगर हॉस्पिटल अटैचमेंट है तो अच्छी बात है, बिकॉज आपने कोर्स पास किया, एकेडमिक पढ़ाई पूरी की और फिर आप इंटर्नशिप कर लोगे, उसके बाद जॉब के लिए जा सकते हो। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जहाँ पर हॉस्पिटल और अन्य सुविधाएं अच्छी हो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, देखो इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके अलावा पेशेंट केयर और डायलिसिस के जो प्रकार है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, आरओ वाटर सिस्टम है, और इंटर्नशिप में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कुल मिलाकर के शरीर के बारे में आप पढ़ोगे और किडनी केयर से रिलेटेड जो भी ज़रूरी होगा वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा डिप्लोमा और बीएससी में। चले अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 12th के मार्क्स के बेस पर कुछ लोग एडमिशन देते हैं, मतलब कुछ कॉलेज एडमिशन देते हैं। कुछ लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन देते हैं। अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड एडमिशन की, मतलब कि 12th के मार्क्स के आधार पर, तो क्या करते हैं भैया, 12th के मार्क्स के आधार पर आपने फॉर्म फिल किया, मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें नाम अगर आपका है, सेलेक्ट हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे। और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब करवाओगे, जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, तो इसमें जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, फीस जमा करोगे, एडमिशन आपका हो गया। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रोसेस की, तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल सीयूईटी, यूजी, इसके बेस पर एडमिशन ले रहे हो, या फिर एमईटी या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको दे करके एडमिशन ले रहे हो, तो क्या होगा भैया, सबसे पहले फॉर्म फिल करोगे एंट्रेंस का, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे देन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, फिर काउंसलिंग के द्वारा आपको कॉलेज अलाट होगा, वहाँ जाओगे, फीस पे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, आगे के जितना भी डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट करोगे तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये प्रक्रिया उसमें रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। तो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एम्स, केजीएमयू, इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अदर जितने भी मान्यता प्राप्त अलाइड हेल्थ के कॉलेजेस हैं, बढ़िया कॉलेजेस। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप इनमें ही एडमिशन लो, आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो, देन आप एडमिशन ले सकते हो। कुल मिलाकर के मान्यता प्राप्त हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इंटर्नशिप की व्यवस्था हो, लैब हो, सब कुछ आपको ये मिले, देन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन ज़रूरी होते हैं एडमिशन के लिए, तो 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी होना चाहिए, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है देन वो होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन से पहले आप उसका रिकग्निशन कॉलेज का और जो एफिलिएशन है वो ज़रूर चेक कीजिए, हॉस्पिटल अटैच है या फिर नहीं, इंटर्नशिप की पूरी व्यवस्था है या नहीं, और लोग क्या, मतलब जो स्टूडेंट्स वहाँ से पास किए वो क्या कहते हैं, और प्लेसमेंट की व्यवस्था कैसी क्या, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो फैकल्टी होते हैं तो बढ़िया क्या होता है, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती है, प्लेसमेंट का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, देन आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं भैया स्कोप, जॉब और सैलरी के बारे में, समझिएगा।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स, ESIC हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इन सभी में जा सकते हो जॉब जहाँ पर निकलती है। समझो, देखो लगभग सब कहीं पर ये जो डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी वाला होता है, डायलिसिस वाला होता है, देन वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, डायलिसिस सेंटर्स होते हैं, किडनी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर जो चेन्स है, मतलब जितना भी सेंटर है वहाँ पर जॉब के चांस आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें भैया कि सैलरी कितनी होती है, तो एज आ फ्रेशर 15 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है सैलरी। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन 30 से 45 हज़ार, और एक्सपीरियंस आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सीनियर हो गए हो, देन 45 से 60 हज़ार या फिर इससे प्लस में जा सकते हो। एक चीज़ आपको बताओ कि सैलरी डिपेंड करती है कि आपको जॉब कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर कौन है, लोकेशन कैसी, क्या एक्सपीरियंस आपको कितना है, और आपने भैया कोर्स क्या किया, डिप्लोमा वाले हो या फिर BSc वाले हो या फिर MSc कर चुके हो। इसके अलावा दोस्त डिपेंड करती है कि भैया कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन भी आपको निकालना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत बड़े कुछ बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में नहीं मिलता है, लेकिन लोकेशन और हॉस्पिटल या फिर सेंटर जो है वो आप अपने हिसाब से देख करके जो आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। करियर ग्रोथ की बात करें तो देखो, प्रमोशन के साथ में आप क्या बन सकते हो, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हो, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल ट्रेनर या फिर यूनिट के इंचार्ज बन सकते हो। हायर स्टडी आप कर सकते हो, और इंडिया में जॉब करने के बाद आप अब्रॉड भी जा सकते हो। एक्सपीरियंस बढ़िया मिल गया है, जो इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं वो देख करके आप अब्रॉड, मतलब कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, विदेशों में भी आप जा सकते हो और हाई सैलरी आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये जो करियर है वो हमारे लिए सही है? तो समझिए, अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर है, पेशेंट केयर में है, देन आपके लिए कोर्स सही है। जैसा कि देखो, नर्सिंग के लिए भी क्या होता है भैया, पेशेंट केयर ज़रूर होता है, इसी तरीके से इसमें भी पेशेंट केयर और जो डायलिसिस की प्रक्रिया उसको मॉनिटर करना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, ये कई सारी जिम्मेदारी आपके पास होती है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो हेल्थ केयर में, देन आप जा सकते हो, पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। हॉस्पिटल का जो काम है वो आपको पसंद आता है, हॉस्पिटल में काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली आप स्ट्रांग हो और अच्छी ग्रोथ के लिए आप ढूंढ रहे हो, देन आपके लिए कोर्स बेस्ट हो सकता है। तो स्किल प्लस एक्सपीरियंस आपको एक सक्सेसफुल डायलिसिस टेक्नीशियन बना देगा। आई होप ये वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। इससे बड़े इससे हाई प्रोफाइल की अच्छी हाई सैलरी वाली वीडियोज़ आएंगे, बस आप सब्सक्राइब करके वीडियो को रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।